हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ क्रिया तथा उसके भेदों के बारे में। क्रिया क्या होती है और उसके कितने भेद हैं, और क्रिया के जो भेद हैं और उनके भी कितने भेद हैं, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्रिया तथा उसके भेद। काम वाले शब्द जैसे पढ़ना, दौड़ना, बोलना, चलना, पकड़ना, यानी जितने भी काम वाले शब्द हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। यानी कि काम वाले शब्दों को बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में विस्तार से। इस वीडियो में हम जिन चीज़ों पर चर्चा करेंगे वो इस प्रकार है। परिचय उदाहरण सहित, यानी क्रिया का परिचय उदाहरण सहित, क्रिया के भेद, और क्रिया के जो भेद हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इनके बारे में और इनके भेदों के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। क्रिया, जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राम बोलता है, पूजा पढ़ रही है, पतंग उड़ रही है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में बोलता है, पढ़ रही है, उड़ रही है शब्द किसी न किसी काम के होने के बारे में बता रहे हैं, अतः यह क्रिया शब्द है। यानी कि राम द्वारा क्या कार्य हो रहा है, वह बोल रहा है। पूजा द्वारा कि वह पढ़ रही है, और पतंग क्या कर रही है, उड़ रही है। तो ये सभी कोई ना कोई काम है जो कर्ता द्वारा किए जा रहे हैं, और कर्ता द्वारा किए गए काम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। भेद, दो भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, और इन क्रियाओं में संपूर्ण कार्य कर्ता द्वारा स्वयं किया जाता है, किसी अन्य वस्तु की सहायता नहीं ली जाती। यहाँ पर क्या है, कर्म का मतलब होता है कोई ना कोई कार्य, और आज इसके आगे लगा दिया है यानी कि बिना कर्म के, यानी कि कोई भी कार्य जो किसी चीज़ की सहायता के बिना हो रहा है वो अकर्मक क्रिया में आएगा। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा अपने आप दौड़ रहा है, उसमें दौड़ने के लिए उसने किसी चीज़ की सहायता नहीं ली है, तो दौड़ने का कार्य घोड़े द्वारा स्वयं किया जाता रहा है, यानी कि स्वयं किया जा रहा है। तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जैसे मैं सो रही हूँ, तो सोने का कार्य मैं कर रही हूँ, पर इसमें मैं किसी और चीज़ की सहायता नहीं ले रही हूँ, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होगी। यानी बिना किसी कर्म के, यानी किसी अन्य वस्तु की सहायता के बिना किया गया कार्य अकर्मक क्रिया में आता है। सकर्मक क्रिया, जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे समर्थ जूस पी रहा है, दिए गए वाक्य में पीना क्रिया का कर्म जूस है, अतः हम कह सकते हैं कि कर्म सहित वाक्यों में सकर्मक क्रिया होती है। इसका मतलब यह है कि ये जो कार्य है समर्थ द्वारा किया जा रहा है, पर उसकी सहायता इस जूस द्वारा की जा रही है, यानी कि जो अन्य संज्ञा शब्द है उसके द्वारा की जा रही है। तो ये कर्म के साथ है, तो इसलिए हम इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं जिस वाक्य में दो संज्ञा शब्द हों, चाहे वो दोनों व्यक्तियों के नाम हो, वस्तुओं के नाम हो, स्थान के नाम हो, या एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान का नाम हो, वो जो वाक्य होते हैं वो सकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। पहचान, तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या पहचान की जा सकती है, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का और कौन सा अकर्मक क्रिया का। तो सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको या किससे शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं, अगर उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है, तो इसका उत्तर हमें मिलेगा पुस्तक। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो अन्य हमारे पास संज्ञा शब्द है या कोई वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, उसके स्थान पर अगर हम क्या या किसको या किससे लगाते हैं, सिर्फ यही तीन शब्द लगाने, इसके अलावा कौन, क्या, कब, कैसे, ये नहीं लगाने, सिर्फ ये तीन शब्द अगर प्रयोग में आते हैं, आने के बाद उत्तर वही मिलता है जो हमारा कर्म है, यानी कि अन्य क्रिया शब्द, अन्य संज्ञा शब्द है, तो हमारा जो वाक्य होगा वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। अब हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया का कोई भेद नहीं होता है, पर सकर्मक क्रिया के दो अन्य भेद भी हैं। पहला है आपका
एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का मतलब हुआ एक कर्म वाली क्रिया जिसमें एक ही कर्म है, और द्वि का मतलब होता है दो, यानी कि जिस वाक्य में दो कर्म हैं वो हमारी द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण होंगे। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया में एक ही कर्म हो वह क्रिया एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे श्याम रोटी खाता है, तो यहाँ पर अगर मैं रोटी की जगह क्या लगाती हूँ तो उत्तर में हमें रोटी ही प्राप्त होगा, और ये एक ही अन्य संज्ञा शब्द प्राप्त होगा श्याम के अलावा। तो इसलिए हमारी एक कर्मक क्रिया जिसमें सब्जेक्ट यानी कि जो संज्ञा शब्द है, कर्म यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, और जो वर्ब है यानी कि क्रिया, ये एक ही होते हैं, वो हमारी एक कर्मक क्रिया कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं द्विकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब इसमें दो कर्म आने चाहिए, एक कर्ता होना चाहिए, उसके अलावा दो और संज्ञा शब्द आने चाहिए, वो हमारे द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शिक्षक जो है वो कर्ता है। उसने किसे पुस्तक दी? विद्यार्थी को। और क्या दिया? पुस्तक। यानी शिक्षक ने किसे और क्या, यहाँ पर मैं किसे लिखूं और यहाँ पर क्या लिखूं, तो दोनों में उत्तर हमें एक में विद्यार्थी और एक में पुस्तक मिलेगा, यानी कि दो अन्य संज्ञा शब्द मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वाक्य है ये हमारा द्विकर्मक क्रिया का, यानी कि ये दो कर्म इसमें आएंगे, तो ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब हम पढ़ते हैं क्रिया व धातु। वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि जो संस्कृत में धातु शब्द हैं उसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, पर इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो आइए जानते हैं क्या अंतर है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का निर्माण धातु से होता है, जैसे चल, पढ़, लिख आदि आदि। धातु में ना शब्द जोड़कर क्रिया शब्द का निर्माण किया जाता है, यानी कि जो मूल शब्द है क्रिया का वो धातु ही है, जो कि हमने संस्कृत से लिया है। लेकिन इसमें अगर हम ना शब्द जोड़ देते हैं तब ये हमारा क्रिया शब्द बनता है। उदाहरण के लिए जैसे पढ़ जमा ना पढ़ना, लिख जमा ना लिखना, पी जमा ना पीना, देख जमा ना देखना। तो ये जो पढ़ना, लिखना, पीना और देखना हुआ ये हमारे क्रिया शब्द हुए, जबकि पढ़, लिख, पी और देख ये हमारे धातु शब्द हुए। अब हम बताते हैं जब क्रिया शब्द होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारे विकारी शब्द होते हैं। जो विकारी शब्द हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, उन पर काल, विभक्ति, लिंग, वचन आदि का प्रभाव पड़ता है। तो क्रिया पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वो काल यानी समय का पड़ता है। जिस समय में कार्य हो रहा है उसी के अनुसार हमारी क्रिया बदल जाती है। जैसे अब हम बताएंगे इसमें कि क्रिया तथा काल के बीच संबंध क्या होता है। समय के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। यदि समय बीता हुआ है तो क्रिया में था, थी, थे शब्दों का प्रयोग होता है, यानी कि अगर क्रिया जो है वो भूतकाल में हो रही है तो वहाँ पर भूतकाल वाले क्रिया शब्दों का प्रयोग होगा। यदि समय आने वाले समय के बारे में बताता है तो क्रिया में गा, गे, गी शब्दों का प्रयोग होता है, यानी कि अगर काम जो है वो आने वाले यानी भविष्यत काल में हो रहा है तो उसमें जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो गा, गे, गी होगा। जैसे राम आएगा, सीता जाएगी, वह खाएंगे। और सेम ऊपर वाले में था कि जब समय वर्तमान काल का होगा, भूतकाल का होगा तो होगा जैसे राम आया था, सीता गई थी, वे खा रहे थे। तो इन शब्दों का प्रयोग होगा। और आगे हमारा यदि समय वर्तमान समय के बारे में बताता है तो क्रिया में है, हूँ और हैं शब्दों का प्रयोग हुआ। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, है जो है वो एक वचन के लिए और हैं जो है वो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, लेकिन जो हूँ शब्द है वो सिर्फ मैं शब्द के साथ प्रयोग होता है, यानी कि जो मैं सर्वनाम है उसके साथ ही हमारा हूँ शब्द का प्रयोग होता है। किसी और सर्वनाम या संज्ञा शब्द के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा? हमने सीखा काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और समय के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। इसमें हमने और भी कुछ सीखा है कि जैसे जो धातु है वो क्रिया का मूल रूप है, और सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।